मैं समझता था मेरे अपने मुझे मेरे बाप की आखिरी निशानी समझकर सीने से लगाए फिरते हैं, जबकि वो तो मेरे बाप की तरह मुझसे भी नफरत करते थे। मैं उनकी खातिर उनकी इज्जत को बचाने के लिए आगे बढ़ा, और वो वही थे जिन्होंने मेरी जिंदगी और मेरे बाप की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए उनके साथ रहा और वो मुझे ही आजमाते रहे और मुझसे मेरी हकीकत छुपाए रखी। मुझे मेरे ही बाप से नफरत करने पर मजबूर कर दिया था। मेरा नाम निसार है। मेरा ताल्लुक आरिफ वाला से है। मेरे वालिद अपने इलाके के बहुत बड़े पीर थे। बहुत से फैसले उनकी रजामंदी से होते थे। मेरे वालिद मेरी पैदाइश से पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। वजह खानदानी झगड़ा था। मेरे अब्बू अपने खानदान के बहुत समझदार शख्स थे। उनके खानदान में लड़के ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि पैसा आम था और जमीन जायदाद भी बहुत थी। इसीलिए कोई भी ज्यादा पढ़ने को तरजीह नहीं देता था। मेरे अब्बू के 4 भाई थे और 2 मेरी फुप्पो थी, जो अपने भाई पर जान देती थी। मेरे चाचा जमीन और कारोबार संभालते थे। मेरी चाची, जो निहायत ही नफीस खातून थी, मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। उनकी 2 औलादें थी, एक फातिमा और दूसरा फहद। फातिमा को हमेशा ही मुझसे दुश्मनी रही, क्योंकि वो मुझे इस खानदान का हिस्सा नहीं समझती थी। मेरे अब्बू ज्यादा शहर में ही रहते थे, अब कभी कभार ही गांव आते। अब्बा के भाई भी यही चाहते थे कि वो गांव कम आए और वो सब कुछ खुद ही संभाल लें। अब्बू कभी अगर आकर किसी मामले में बोलते तो मेरे चचा उन्हें ये कहकर खामोश करवा देते कि तुम यहाँ के रस्म रवाज को नहीं जानते। उन्हें मेरे अब्बू का अपने किसी मामले में बोलना अच्छा नहीं लगता था। अब्बू ने भी उनके हर मामले से किनारा कशी इख्तियार कर ली। वो महीनों में आते, वो भी कभी सिर्फ दादा फुप्पो से मिलने या अपनी भाभी, जिनसे अपनी माँ की तरह ही मोहब्बत करते थे। गर्मियों में अब्बू गांव आए तो मेरी ताई ने मेरे अब्बू से कहा कि मैं अपनी देवरानी को ले आऊंगी। अब सारा घर मुझ पर छोड़ रखा है, कुछ जिम्मेदारी बांटो तुम्हारी बीवी के साथ। अब्बू मुस्कुराने लगे और बोले कि अगर आपको आप जैसी कोई मिलती है तो ले आए, आपकी फोटोकॉपी हो। अब्बा को अपनी भावज बिल्कुल माँ जैसी लगती थी। चाची मेरे अब्बू के शादी अपनी बहन से करवाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने मेरे दादा को भी राजी कर लिया। लेकिन मेरे अब्बा के भाई चाहते थे कि अभी शादी ना हो। उन्हें लगता था कि अगर शादी हो गई तो मेरे अब्बू गांव में ही रहने लगेंगे, और वहाँ के लोग पहले ही मेरे ताया और चचा के मुकाबले में मेरे अब्बू को ज्यादा पसंद करते थे। एक बार जब मेरे अब्बू गांव आए तो उन पर किसी ने गोलियां चला दी। वो मौके पर ही फौत हो गए। मेरे दादू को जब मेरे अब्बू के कत्ल की खबर मिली तो उन्हें हार्ट अटैक हो गया, और इस तरह एक ही दिन बाप बेटे का जनाजा निकला। मेरे ताया इस हादसे के बाद बहुत शदीद बीमार रहने लगे। ताई बताती हैं कि वो पूरा महीना चलने फिरने से भी रह गए थे। इंसान जितना भी मजबूत हो, अपनों के बिछड़ने का गम तोड़ देता है। मेरे ताया बिल्कुल ही बदल कर रह गए थे। उन्होंने पंचायत के फैसले करने छोड़ दिए थे, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया, लेकिन इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। वो अब घर तक महदूद होकर रह गए थे। ताई कहती थी कि उन्हें इस बात का शदीद दुख था, जिस भाई से वो जान छुड़वाते थे वो उनको हमेशा के लिए ही छोड़कर चला गया, और जिस बाप की वजह से वो बहुत बहादुर थे वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। 6 माह गुजर गए, ताया की वही हालत थी। ताई उनको और अपने बेटे को संभाल रही थी। वो खुद भी माँ बनने वाली थी। इस हाल में उनके लिए बहुत मुश्किल था सब कुछ देखना। एक दिन एक कॉल आई। ताई से पूछा गया, शहला भाभी हैं? ताई ने कहा कि हाँ, मैं शहला हूँ। फोन करने वाले ने जो कहा उसको सुनने के बाद ताई को समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। उसी वक्त भागकर ताई के कमरे में गई। उन्होंने बताया कि आपके भाई फराज का बेटा हुआ है। उसकी बीवी का फोन था। ताई ने हैरानी से ताई को देखा। वो बहुत खुश नजर आ रहे थे, और अगले दिन वो बीवी को लेकर फराज की बीवी के पास पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि वो एक बच्चे को जन्म देकर जिंदगी की बाजी हार चुकी है। ताया ने उस बच्चे को गोद में लिया और वादा किया कि खुद से इस बच्चे की परवरिश बिल्कुल अपने बच्चे की तरह करेंगे, और फिर गांव लेकर आ गए। सारे गांव में मिठाई बांटी गई। हकीकत इतना शानदार था कि लोगों ने एक अरसे तक याद रखा। ताया की मुझ में जान थी। मेरे रोने की आवाज़ सुन लेते तो सारे घर की शामत आती। अपने बच्चों से ज़्यादा मुझे तवज्जो देते, और इसका नतीजा ये था कि फहद भाई तो सब समझते थे, बड़े थे, लेकिन फातिमा को मुझसे नफरत होने लगी थी। फातिमा अब हॉस्टल में रहकर पढ़ रही थी। मैं भी शहर में रहने को तरजीह देता था। मुझे भी बताया, लोग यही कहते हैं कि तुम घूमो फिरो मज़े करो, गाँव में तुम्हारा क्या काम। जब घर जाता तो वापसी पर उसे भी ले जाता। मेरा उसे लेने जाना उसे हमेशा ही बुरा लगता था। वो सारा रास्ता बड़बड़ाती रहती और घर जाकर वावेला करती। अपनी माँ से भी झगड़ती कि इस नमूने को क्यों भेजा मुझे लेने। वो उसे डांटती और कहती कि तुझे मेरे बेटे से दुश्मनी क्या है, क्यों इसके पीछे पड़ी रहती हो हाथ धोकर। वो हर बार ही कहती कि अगर अगली बार इसे भेजा तो मैं आने से इनकार कर दूंगी,
लेकिन हर बार ही वो अपने कहे से शायद ताया की वजह से मुकर जाती थी और मेरे साथ आने पर मजबूर हो जाती। उस दिन भी मैं घर जा रहा था जब घर से चाची की कॉल आई। कहने लगी, निसार, आते हुए फातिमा को ले आना। मेरा दिल चाहा उनकी लाडली बेटी के ख्यालात उनको बता दूं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उन्हें मेरी वजह से कोई दुख पहुंचे। मैं हॉस्टल पहुंचा तो वहां वार्डन ने मुझे कुछ देर इंतजार करने का कहा। पहले मैं बाहर गेट पर ही रुका रहा। फातिमा बाहर आ जाती थी। आज गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए मैं अंदर आ गया। वार्डन ने जब कहा कि ड्राइवर कुछ देर इंतजार करो, मेरा खून खौलने लगा। मैंने गुस्से से अंदर आती फातिमा को देखा। यकीनन उसने ही ये कह रखा होगा कि मैं उसका ड्राइवर हूँ। मैंने उसे बाहर आके ठीक ठाक सुनाई, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, सिर्फ ताया की वजह से मैं मजबूर हूँ। अगर उनका ख्याल ना होता तो मैं तुम्हें लेने कभी ना आता। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे मुंह लगने का। वो भी शुरू हो गई। उसने मेरी गाड़ी से मेरी चीजें निकालकर बाहर फेंकी। मुझे शदीद गुस्सा आ गया। मैंने भी उसका बैग गाड़ी से बाहर फेंका और गाड़ी स्टार्ट कर ली। कुछ दूर आके मुझे चचा का ख्याल आया। फिर से आ गया। मैंने गाड़ी रोक दी। कुछ देर खुद को नॉर्मल किया और बेशर्मों की तरह वापस आया। वहीं खड़ी थी, जिसे यकीन था कि मैं वापस आऊंगा। घर आए तो उसने चाची से मेरी शिकायतें लगानी शुरू कर दी। कहा कि इससे रिश्तेदारी क्या है। किसी औरत ने आपसे कहा कि ये चाचू का बेटा है, आपने मान लिया। क्या पता वो औरत झूठ हो। मुझे तो ये कोई खानदानी शख्स लगता ही नहीं। मेरे कदम जैसे जमीन ने जकड़ लिए। मैं अंदर आ रहा था, लेकिन मुझे लगा मैं तो कहीं का भी नहीं रहा। मेरी तो जात ही सवालिया निशान बन गई थी। चाची ने फातिमा को थप्पड़ मार दिया और अब उसे सुना रही थी कि तुम एक जाहिल और बद दिमाग लड़की हो, जिसे वक्त के अलावा कोई नहीं समझा सकता। मुझे उन लोगों से बहुत मोहब्बत थी और आज भी बहुत प्यार आया। शुक्र है कोई तो था जिसे मैं अजीज था। लेकिन किसे पता था कि मुझ पर उंगली उठाने वाली ही जब हकीकत खुलेगी तो ये भी वहीं खड़ी होगी। यहाँ मैं जितने दिन में गांव में रहा, ताया मुझे हर जगह साथ साथ रखते। मैं भी उनके साथ साई की तरह रहा। जब हम घर आए तो पता चला फातिमा लड़के अकेली चली गई है। ताया बहुत गुस्से में थे और अपनी भाभी से कहा कि इसे वापस बुलवाओ, बहुत पढ़ाई हो गई। क्या तालीम इसलिए है कि ये बागी हो जाए? इसे ये भी एहसास नहीं कि हमारे घर की औरतें अकेली बाहर नहीं जाती। उन्होंने मुझे कहा, फौरन जाओ, उसे वापस लाओ। मैंने उनकी तरफ देखा जो बहुत परेशान थे। मैंने कहा, ड्राइवर को कॉल करते हैं, वो ले आएगा। जब ड्राइवर को कॉल की तो उसने कहा कि मैं छोड़कर वापस आ रहा हूँ, अगर कहें तो वापस चला जाऊं। मैं ताया से कहा कि इस दफा जाने दे, अगली बार ऐसा करेगी तो देख लेंगे। लेकिन ताया को लग रहा था कि जो लड़की बताए बगैर घर से हॉस्टल के लिए निकल गई, वो कल को बड़े बड़े फैसले भी खुद ही कर लेगी। वो बहुत गुस्से में थे। वक्त ऐसे ही गुजर गया था, लेकिन मेरे और फातिमा के इख्तिलाफात वैसे ही रहे। इस दौरान मैंने अपनी माँ बाप के रिश्ते की शनाख्त ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बात ही मायूस हुआ। पढ़ाई से दिलचस्पी ना थी, इसलिए पढ़ लिख ना सका। एक ताया लोगों के प्यार ने बिगाड़ कर रख दिया था, जो कहते थे कि क्या जरूरत है ज्यादा पढ़ने की, दफा करो, अपनी जमीनें संभालो। फातिमा भी बीएससी के बाद घर पर ही थी। ताया ने उसे आगे पढ़ने की इजाजत नहीं दी। ताया की बड़ी बेटी के रिश्ते के लिए ताया ने मेरी फूफो के बेटे को पसंद किया था और कुछ दिनों में उनकी शादी थी। सारे घर में चहल पहल थी। बहुत अरसे बाद इस घर में रौनक देखने को मिली थी। मुझे आते हुए देर हो गई थी। ताई ने मुझसे कहा कि कुछ दिन अगर यहाँ आ जाओ तो कुछ नहीं होगा। मैंने हंसते हुए कहा कि ये लड़कियों जैसे काम है, भला तेल लगाना, ये मेहंदी लगाना, इनमें मेरा क्या काम। बाकी सारे इंतजाम मैं और फाहद कर चुके थे, आप फिक्र ना करें। उसी वक्त एक बच्चा आया और कहा कि बाहर कोई आपको बुला रहा है। मैं गेट पर आया तो चौकीदार ने बताया कि एक औरत थी, ये डब्बा दे गई है और चली गई है। मैंने उस डब्बे को उलट पलट कर देखा और अपने कमरे में आके देखने के लिए खोला ही था जब बाहर किसी ने मुझे आवाज दी। मैं उसे फिर देखने का सोचकर दराज में रखा और बाहर आ गया। बारात वाले दिन घर में एक हलचल मची हुई थी। फातिमा ने अपना लहंगा जला लिया था और अब सोग मनाया जा रहा था। चाची ने कहा कुछ और पहन लो, लेकिन उसे अपने लहंगे जैसा ही लहंगा चाहिए था। कुछ देर में बारात को निकलना था, लेकिन उसने अलग ही मसला कर रखा था। जब चाची मेरे पास आई और कहा कि निसार बेटा, तुम ऐसा करो, फातिमा को लेकर बाजार चले जाओ और वैसा ही लहंगा दिला दो, नहीं तो ये ऐसे ही रोती रहेगी। हम लोग मैरिज हॉल पहुंचते हैं, तुम इसे वहीं ले आना। मैं चाची को अब क्या कहता। वैसे भी मुझे कभी कभी लगता था कि ये फातिमा को सर पर चढ़ाने में इन सब का हाथ था। वो बहुत ज्यादा मगरूर हो चुकी थी। उसे मैं जाहिल लगता था और खुद को बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता समझती थी। बहुत ख्वार होने के बाद भी वैसा लहंगा नहीं मिल रहा था और फातिमा का मुंह बन चुका था। मैं एक साइड पर फोन पे अपने दोस्त से बातें कर रहा था जब फातिमा ने मेरा फोन लिया और ऑफ कर दिया। कहने लगी, वहां निकाह हो जाएगा, तुम यहाँ फोन पर लगे रहो। मैंने कहा, ये सब मेरी वजह से नहीं हो रहा, तुम कुछ ख्याल कर लेती,
अकलौते भाई की शादी है और तुम यहाँ खुद भी ख्वार हो रही हो और मुझे भी कर रही हो। अचानक उसकी नजरें सामने एक ड्रेस पर पड़ी और उसने कहा कि हो गया मसला हल, और मैंने शुक्र किया कि मजीद ख्वारी से बच गए। उसे मैरिज हॉल छोड़कर मैंने सुख का सांस लिया। ये लड़की एक मुसीबत थी जो जब तक मेरे सामने रहती मुझे लगता मेरे सर पर किसी ने बोझ लाद दिया है। इसे मुझसे जितनी नफरत थी मुझे इससे दुगना ज्यादा खार थी। इससे शादी के हंगामे के बाद जिंदगी फिर से मामूल पर आ गई। मैं एक काम के सिलसिले में फैसलाबाद में था जब फहद ने मुझसे कहा कि वो भी फैसलाबाद आ रहे हैं अपनी बीवी के साथ और मैं फैसलाबाद वाले घर के मामलात को कुछ देख लूं। मैंने घर फोन किया, चौकीदार को कुछ हिदायत दी और काम से फ्री होकर जब घर पहुंचा तो पता चला कि वो आ गए हैं। साथ फातिमा भी थी और मैं हैरान था इस लड़की की अक्ल पे। इसे ये तक ख्याल ना आया कि शादीशुदा जोड़ा तो घूमने फिरने निकला था, वो क्यों कबाब में हड्डी का रोल अदा कर रही थी। मैंने दिल ही दिल में उसे बहुत सुनाई और ये बात चाची से की तो कहने लगी कि मैंने इसे रोका था लेकिन अल्लाह जाने इसे कब अकल आएगी। मुझे दूसरे दिन वापस जाना था और मैं जा रहा था। फहद मेरी वजह से अपने प्रोग्राम को खराब न करें। जैसे ही निकलने लगा फातिमा ने कहा, रुको बात सुनो। उसका अंदाज ऐसे होता था जैसे नौकर को आवाज दे रही हो। मैंने पलट कर देखा और कहा, फरमाएं। कहने लगी, मैं सोच रही हूँ मैंने गलत कर दिया यहाँ आकर, तो अगर तुम जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो। मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। वो अब कमर पर दोनों हाथ रख के घूर के मुझे देख रही थी। मैंने कहा, बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया आपको? वो पैर पटकती हुई अपना बैग ले आई। हम लोगों ने फहद को मैसेज किया कि हम जा रहे हैं और घर के लिए निकल आए हैं। ये लड़की ऐसी जज्बाती थी कि हर वक्त नाक पर गुस्सा और गुरूर रहता, लेकिन इस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि आने वाला वक्त क्या कर देगा। एक दिन छोटी चाची आई और पता नहीं ताई से क्या कहा कि जाने के बाद ताई परेशान ही रही। मैंने ताई से पूछा, क्या बात है? ताई ने मुझे कुछ न बताया। एक दिन मैं रात को घर वापस आया तो मेरी छोटी चाची की बेटी की कॉल आई। हैरान था क्योंकि उससे पहले कभी हमारी बात नहीं हुई थी। कहने लगी, मैं इंतजार करती रही कि तुम कॉल करोगे। मैंने कहा, अब ऐसा क्या हो गया जो मुझ पर फर्ज हो गया था कि मैं तुम्हें कॉल करता? तो कहने लगी, अपनी ताई से पूछें, कॉल कट गई थी। मैं हैरानी से फोन देख रहा था। सब होते ही मुझे जो पता चला मेरे लिए बहुत हैरानी का सबब था। छोटे चाचू ने अपनी बेटी का कहा था और ताई जानती थी कि वो लड़की बहुत बदजबान और फैशनेबल है और मुझे ऐसी लड़कियों से बहुत चिढ़ थी। मैंने उन्हें मना किया लेकिन उनका ख्याल था कि इस तरह से सारी बात उन पर आ जाएगी कि हम नहीं चाहते कि तुम्हारी शादी उनकी बेटी से हो। मैंने अपनी कजिन को कॉल किया और उसे कहा कि मैं फिलहाल शादी नहीं कर सकता, अगर तुम इंतजार कर सकती हो तो ठीक है, अगले कुछ सालों में सोचूंगा। उसी वक्त बाहर शोर की आवाज आने लगी। मैंने फोन बंद किया, बाहर आया तो चाची बेहोश जमीन पर पड़ी थी। मैंने भागकर उन्हें संभाला। तभी एक नौकर ने बताया कि फातिमा को किसी ने अगवा कर लिया है। वो अपनी सहेली के घर गई थी और वापसी पर उसे अगवा कर लिया गया। चाची को अस्पताल पहुंचा के मैं और फहद भाई पुलिस की मदद से फातिमा को ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं पता नहीं चल रहा था। चाची को होश आया तो सबसे पहले फायजा का पूछा, लेकिन हमारे पास उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं थी। इसी तरह दिन गुजर गए थे। चाची की हालत भी नहीं संभल रही थी और फातिमा का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। एक दिन एक फोन आया, 20 लाख रुपए तावान मांगा गया। ये अगवा बराए तावान तो उसका ही केस लग रहा था। हम लोगों ने उनकी डिमांड मान ली और कहा कि वो लोग फातिमा को छोड़ दें, हम पैसे ले आते हैं। एक जगह को उन्होंने बताया, हम लोगों ने पैसे वहां पहुंचा दिए। उन लोगों ने फातिमा को छोड़ दिया, जिसके चेहरे के निशानात बता रहे थे कि उसे मारा गया है। मेरा खून खौल रहा था। फातिमा के भाई की हालत मुझसे ज्यादा बुरी थी। चचा और चाची ने तो अपने हवास में ही नहीं थे। सारे खानदान की इज्जत दाव पर लग गई थी। सारा गांव बातें कर रहा था। कुछ रिश्तेदार कह रहे थे लड़की जात को इतना पढ़ाने और आज़ादी देने की क्या जरूरत थी। अभी लोग इस सदमे से निकले नहीं थे जब कुछ लोग हमारे घर आए जो बिरादरी के थे। कहने लगे, ये लड़की अब खानदान में किसी के काबिल नहीं रही, या तो घर से निकाल दो या खुद बिरादरी से बेदखल हो जाओ। किसी खुशी गम में तुम लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। उन लोगों को लग रहा था कि फातिमा भाग गई थी और ये सब जानबूझकर किया है। मेरे खानदान पे वो वक्त बहुत बुरा था। मैं यतीम लावारिस लड़का था, लेकिन मेरे बाप के भाइयों ने मुझे अपने बेटे से कम नहीं समझा था। मैंने उसी वक्त फैसला किया और कहा कि मैं फातिमा से शादी करूंगा। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मेरी छोटी चाची जो मुझे समझाने के लिए आगे बढ़ी और कहा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मैंने कहा, आप चाचा को जलील करने आ गई उन लोगों के साथ, लेकिन मैं ये नहीं सुन सकता कि एहसानात भुला दिए जाए। लेकिन मैं चाचा को अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाचा बिरादरी से बेदखल नहीं होंगे, मुझे करें बेदखल, क्योंकि मैं फातिमा से शादी कर रहा हूं और ये मेरा आखिरी फैसला है। मैंने फातिमा से निकाह कर लिया, लेकिन चाची ने कहा कि वो खानदान की वजह से
اپنی اولاد کو گھر سے نہیں نکال سکتی۔ کہتے ہیں نا، لوگ تماشا دیکھتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، لیکن جن کا تماشا بنا دیا جائے وہ ساری عمر نہیں بھولتے۔ فاطمہ تو اب مجھ سے بات بھی نہیں کرتی تھی، بلکہ میں جب گھر آتا تو وہ سامنے بھی نہ آتی۔ میں نے بھی خود کو مصروف کر لیا۔ چاچی مجھے وقتاً فوقتاً سمجھاتی رہتی کہ بیٹا، اب تم دونوں میاں بیوی ہو، یوں الگ کمروں میں رہنا اور ایک دوسرے سے انجان رہنا یہ ٹھیک نہیں۔ جو بھی اختلافات ہیں دور کر لو۔ اسے وقت دو، اگر تم مشکل دور سے گزر رہے ہو تو وہ بھی کم تکلیف میں نہیں ہے۔ لیکن میں جب بھی فاطمہ کے بارے میں سوچتا مجھے اس کا میرے والدین سے اور مجھ سے نفرت کا رویہ یاد آتا۔ یہ رشتہ بھی صرف ابا کے خاندان کی وجہ سے ہی جوڑا تھا، اور پھر وہ مجھے اس قابل بھی کہاں سمجھتی تھی کہ شوہر کا درجہ دیتی۔ وہ تو مجھے جاہل اور گنوار کہتی تھی۔ میں خود اس رشتے کو اس کے لیے قید نہیں بنانا چاہتا تھا، لیکن حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ مجھے اپنا رویہ بدلنا پڑا۔ فاطمہ کے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی اور میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اب فاطمہ سے اپنے چھوٹے چھوٹے کام کہنے شروع کر دیے۔ پتہ نہیں مجبوری میں یا صرف اپنے والدین کو دکھانے کے لیے اب وہ بھی مجھ سے بات کرنے لگی تھی۔ ہم دونوں نے اپنے رشتے کو صرف بڑوں کی خوشی کے لیے اور فاطمہ کے والدین کو مطمئن کرنے کے لیے وقت دینے کا سوچا۔ ایک دن فاطمہ نے مجھ سے معافی مانگی کہ وہ اتنا کچھ کہتی رہی میرے بارے میں اور خود کو بہت اعلیٰ سمجھتی تھی۔ میرے غرور نے مجھے تباہی کے دن دکھائے۔ اگر میں اس کا ساتھ نہ دیتا تو وہ کہیں کی نہ رہتی۔ اس کے والدین کیا کرتے؟ اس نے مجھے کہا کہ یہ ڈبہ کمرے کی صفائی کے دوران دراز سے ملا ہے، جس میں آپ کے والدین کا نکاح نامہ ہے، جسے تمہاری والدہ کی بہن نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ میں نے جلدی سے ڈبہ کھولا جس میں نکاح نامہ تھا۔ مجھے ثبوت مل گیا تھا کہ میں فراز احمد کی اولاد ہوں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے میری پہچان کی تصدیق کر دی تھی۔ میرے بہت سے سوالوں کے جواب مل گئے تھے جو میں لوگوں کو کبھی نہیں دے سکا تھا۔ ایک دن میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرے ایک دوست نے مجھے اسپتال پہنچایا۔ شکر ہے زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں، لیکن ڈاکٹر نے ٹیسٹ کروانے کا کہا۔ ہم لوگ ٹیسٹ کروا کر باہر نکلے تو میری کزن نے مجھے وہاں اچانک مل گئی۔ مجھے دیکھا تو میرا پوچھنے کے لیے میری طرف آ گئی۔ میں نے بھی چاچی کا حال احوال پوچھا۔ اس دوران پتہ چلا کہ یہ ڈاکٹر اس کا منگیتر ہے۔ میں نے مبارکباد دی اور باہر نکل آیا، لیکن رپورٹس دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں باپ نہیں بن سکتا تھا۔ میں نے وہ دن سڑکوں پر گھومتے پھرتے گزارا۔ میری بیوی بہت مشکل سے میری طرف لوٹی تھی۔ میں تو پہلے ہی خود کو اپنے جاہل ہونے کی وجہ سے اس کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے یہ بات اس سے چھپانے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے والد کے خاندان کے مجھ پر بہت احسانات تھے، میں وہ بھول نہیں سکتا تھا۔ وقت بس ایسے ہی گزر رہا تھا جب وہ واقعہ ہوا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد فاطمہ کچھ دیر کا بول کر دوست سے ملنے گئی، لیکن رات ساری گھر نہ لوٹی۔ میں نے اسے اس کی ہر دوست کا پوچھا، پر وہ کہیں نہیں تھی، جبکہ اس کی ایک دوست نے کہا کہ وہ دوپہر کو آنے والی تھی پر آئی نہیں۔ میں ساری رات اسے ڈھونڈتا رہا۔ جب وہ اگلے دن صبح تھکی ہوئی گھر آئی اور بولی راستے میں مجھ سے کسی یتیم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو ساری رات پھر اسی کے ساتھ اسپتال میں تھی۔ ابھی روز ہونے لگا۔ میں بہت پریشان تھا۔ انہی دنوں مجھے پتا چلا کہ وہ امید سے ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو چاہ ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر اب یہ کیا تھا؟ میں اگر فاطمہ سے کچھ کہتا تو بات پھیل جاتی، اسی لیے اپنی بدنامی کے ڈر سے چپ ہو گیا۔ ڈیلیوری کے دن یوں قریب آ رہے تھے، مجھے اس کے وجود سے گھن آ رہی تھی۔ ایک دن میں اپنے دوست سے ملنے اس کے گھر گیا تو اندر سے اپنی کزن کی آواز سن کر وہیں رک گیا۔ وہ میرے دوست کو شاباش دے رہی تھی۔ اس نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ اب نثار کو فاطمہ سے نفرت ہو جائے گی۔ وہ اسے جلد ہی چھوڑ دے گا، اور جب فاطمہ کو پتہ چلے گا کہ نثار اسے بدچلن سمجھتا ہے تو اسے بھی اپنے شوہر سے نفرت ہو جائے گی۔ یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سب ہم نے ان میں غلط فہمی ڈالی ہے۔ رپورٹ کے مطابق تو نثار بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جعلی رپورٹ تھی جو ہم نے دی تھی۔ مجھے لگا اگر میں نے دیوار کا سہارا نہ لیا تو شاید میں گر ہی جاؤں گا۔ ہمارے اپنے ہی ہمیں رسوا اور ذلیل کرنے والے تھے۔ میرا دوست ہی دھوکے باز نکلا۔ میری کزن جسے خون کا رشتہ تھا وہی دشمن تھی ہماری۔ اب میرا دوست میری کزن سے اپنی محبت اور میری کزن کا اس سے شادی کا وعدہ یاد دلا رہا تھا۔ میں نے وہیں سے واپسی کی راہ لی اور گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ تیاری کرو، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ مجھے اب اس شہر میں اپنے رشتوں سے دور جانا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کے مکروہ چہرے دیکھوں اور مجھے ان کے رویے یاد آئیں۔ میں فاریہ کو لے کر مری آ گیا اور یہیں رہنے لگا۔ میری ایک بیٹی ہے۔ ہم بہت خوش تھے۔ میں بہت شکر گزار تھا جلد بازی میں نے اپنی بیوی کو اپنی زندگی سے نہیں نکال دیا، نہیں تو ساری عمر پچھتاتا رہتا۔ فاطمہ کی اپنے والدین سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے۔ وہ لوگ ملنے بھی آتے رہتے ہیں، واپس جانے کا بھی کہتے ہیں، لیکن میں کچھ لوگوں کو دیکھنا نہیں چاہتا۔
फातिमा ने मुझे समझाया है कि मैं वापस चलूं। उसकी जिद पर मैं दोबारा वापस आ गया। फातिमा कुछ दिन से फिर घर से गायब रहती थी। मैं परेशान था, मुझे शक होने लगा था, इसीलिए एक दिन औरत का हुलिया बना लिया, गाउन पहना और उसका पीछा किया। कुछ दिन पहले उसने मुझे कहा था कि किसी यतीम बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, मैं उसके साथ अस्पताल में थी। फिर वो अक्सर ऐसे बहाने करती रहती थी। जब मैं उसके साथ अस्पताल जाता तो मुझे अंदर से उस मरीज से मिलने भी न देती और कहती कि वो मरीज कोमे में है। उस दिन जब मैं हुलिया बदलकर अस्पताल पहुंचा तो सामने बेड पर पड़े मरीज को देखकर मैं हैरान रह गया। वो औरत तो मेरी बीवी से बहुत मिलती जुलती थी। और तब मुझे पता चला कि फातिमा मुझसे छुपाती रही। वो उस औरत से मिलने आती थी जो उसकी सगी माँ थी, जिसे उसके बाप ने फातिमा के बचपन में ही जिंदगी से निकाल दिया था। और इल्ज़ाम ये था कि उसकी बीवी के उसके देवर से नाजायज़ ताल्लुकात थे, और वो देवर मेरा बाप फराज था। मेरा बाप इसी वजह से घर से बाहर रहता था। उन लोगों ने उस औरत से बच्ची छीन ली थी और उसे घर से निकाल दिया। मेरा बाप जो ब्लैकमेल करते रहे कि अगर तुम गांव से और यहाँ की ज़मीनों से हिस्सा मांगोगे तो सारे गांव और ख़ानदान के सामने तुम्हें जलील कर देंगे। मेरा बाप उनसे डर गया। इज्जतदार आदमी के पास इज्जत के सिवा और कुछ नहीं होता, इससे ज़्यादा कीमती उसके लिए और कोई शय नहीं। लेकिन कुछ दिन पहले ही फातिमा को जब पता चला कि औरत उसकी माँ है तो उसे डर था कि मुझे जिस खानदान में किसी का पता चल गया तो वो लोग उसकी माँ को मार देंगे और शायद मैं उसे घर से निकाल दूं। मैंने फातिमा को सीने से लगा लिया। मैं भी तो उसके बाप की तरह कमज़ोर मर्द साबित हुआ, जो बीवी को इतना एतमाद भी नहीं दे सका था। वो मुझसे सच कह देती। मैं तो फातिमा के काबिल भी नहीं था। कहाँ वो पढ़ी लिखी खूबसूरत, कहाँ मैं कम पढ़ा लिखा सा मर्द, एक आम सा लड़का। उसने सारी नफरत भुलाकर मुझे अपनाया। उसे मेरी औलाद थी और वो बेचारी मुझसे ही डर कर अपनी माँ से मिलने पर मजबूर थी, और मैं उस पर शक करने हुए ये सोच रहा था कि मेरा घर तबाह न हो जाए। मैंने उसकी माँ का इलाज करवाया और खुद उसकी देखभाल की। एक दिन मैं गांव गया और सबको बताया कि फातिमा की माँ वापस आ गई है, जिसे तुम लोगों ने उसकी बेटी छीन कर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाकर निकाल दिया था। अब वो मेरे घर पर ही है। जिसमें हिम्मत है उसे हाथ लगाए, लेकिन इससे पहले कि उसे मुझसे सामना करना होगा। सभी शर्मिंदा थे। माजी की गलतियां सामने थी और वो लोग माफ़ी मांग रहे थे। तुम्हारे बाप से नफरत की सज़ा उसे भी दी और तुम्हें भी। हम तुम्हारे बाप जैसे समझते रहे, इसीलिए तुम्हें बिगाड़ने की कोशिश की। पढ़ने से भी इसीलिए तुम्हें रोक दिया कि तुम कहीं हमारे बच्चों से आगे ना निकल जाओ। मैंने उस दिन उनको छोड़ दिया, वो शहर भी छोड़ दिया। अब 5 साल से हम लोग अलग हैं। मैंने उनसे हर राब्ता ख़त्म कर दिया। मेरे बाप से नफरत में ये लोग इतने अंधे हो गए थे कि साजिशें करते रहे और मैं इन्हें ही अपना समझता रहा। मेरे पास फातिमा और मेरे बच्चे हैं। मेरे लिए सब कुछ यही है। फातिमा ने भी उन अपनों से धोखा ही खाया था, इसीलिए वो भी उनसे नफरत करती है। हमने अपनों से खाए हुए जख्म को खुद ही मरहम रखकर सही किया और एक दूसरे का सहारा बन गए।